आप सभी का हार्दिक स्वागत है दाक्षायणी चैनल में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और आज मैं आपका परिचय करवाने जा रही हूं एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना से। नमस्कार। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। हमारे भारत में वो कौन सी चीज़ है जो चाय की दुकान से लेकर टीवी चैनलों की टीआरपी तक, गांव की चौपाल से लेकर शहर के ट्विटर तक और खेत में काम करते किसानों से लेकर खाने की टेबल पर बैठे लोगों तक का सबसे पसंदीदा टॉपिक है। मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन उस टॉपिक पर बात करे बिना भारतीयों का दिन पूरा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, वो सदाबहार टॉपिक है पॉलिटिक्स, हमारी राजनीति। राजनीति ऐसा शस्त्र है जिसे यदि सिद्धांतों के साथ रखकर उचित तरीके से, नैतिक तरीके से उपयोग लिया जाए तो चाणक्य, चंद्रगुप्त मिलकर अखंड भारत बना सकते हैं, और यदि कुटिलता से, अनुचित तरीके से उपयोग किया जाए तो कट्टप्पा जैसा स्वामी भक्त व्यक्ति अपने ही स्वामी बाहुबली की हत्या करने पर मजबूर भी हो सकता है। सार बात यह है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हमारा आज का उपन्यास राजनीति की सच्चाई बयां करने जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा और आज मैं आपको हिंदी के प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास महाभोज से परिचित करवाने जा रही हूं। ये उपन्यास मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप महाभोज से क्या समझते हैं? महाभोज का अर्थ है किसी व्यक्ति की मृत्यु पर करवाया जाने वाला भोजन। लेकिन इस उपन्यास में किसकी मृत्यु हुई है जिसके उपलक्ष्य में महाभोज का आयोजन किया गया है? इन्हीं सब सवालों का जवाब हमें आगे जाकर मिलेगा। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है सरोहा नामक गांव से। सरोहा के पास एक लाश मिली है। मीडिया जमा हो चुकी है, फोटो पर फोटो खींचे जा रहे हैं। अगले दिन अखबार में ये हेडलाइन शहर के हर घर में पहुंच चुकी है और तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग चाय की चुस्की के साथ इस खबर को पढ़ते हुए अपना मौखिक अकर्मण्य दुख प्रकट करते हैं। और कुछ समय पश्चात वो अखबार रद्दी के ढेर में पड़ा है, जिस तरह ग्रामीण लोगों की जिंदगी पड़ी है। वो लाश बिसेसर नामक युवक की है। बिसेसर, जिसे बीसू कहकर संबोधित किया गया है, एक साधारण युवक है जो काफी संवेदनशील है। उसकी संवेदनशीलता सामान्य स्तर से बहुत अधिक है। वो एक सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता है जो दलितों एवं कृषक मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। खेतों में काम करते मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित उचित वेतन से कम वेतन में कार्य करने के लिए मना करता है। बिसु के दोस्त है बिंदा और रुकमा। बिंदा और रुकमा बिसेसर का बहुत सम्मान करते हैं। तो जब सरोहा के पास बिसेसर की लाश मिलती है, बिसेसर ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है? वैसे तो ये प्रश्न था ही नहीं। ये प्रश्न तो बनाया गया है क्योंकि पूरा गांव जानता है कि बिसु को किसने मारा। लेकिन सबको अपने प्राण प्रिय है, सबको अपनी जान बहुत प्यारी है, इसलिए सब चुप्पी धारण करके बैठे हैं। कोई आम दिन होता तो शायद बिसु की मौत पर कोई ध्यान भी नहीं देता। लेकिन सरोहा में चुनाव होने वाले हैं और अभी तो सरोहा में एक पत्ते का हिलना भी ब्रेकिंग न्यूज़ है। दरअसल सरोहा में बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है। एक तरफ है पूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू और दूसरी तरफ है वर्तमान मुख्यमंत्री दास साहब के मोहरे लखन बाबू। मोहरे की हार मालिक की हार है और दास साहब कभी हार नहीं मानते। दास साहब वर्तमान मुख्यमंत्री है। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे सिद्धांत, ऐसे आदर्श, मानो आदर्शों की राजनीति ने एक पुरुष के रूप में धरती पर अवतार लिया हो। दास साहब किसी की अनुचित बात नहीं सुन सकते, सभी को सिद्धांतों के डंडे से धर्म की राह पर चलाते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि दास साहब के आदर्शों के मुखौटे के पीछे हजारों अपराध छुपे हुए हैं। सिद्धांतों का परफ्यूम लगाने वाले दास साहब अपराध की सरिता में रोज स्नान करते हैं। दास साहब हरिजनों के वोट लेकर सत्ता में आए हैं,
लेकिन शुभ चिंतक है जोरावर के। वो जोरावर जो हरिजनों को मनुष्य का दर्जा भी नहीं देना चाहता, वो जोरावर जिसने बिसु की हत्या करवाई थी। जी हाँ, जोरावर ने ही बिसु की हत्या करवाई थी। दा साहब सरोहा के चुनाव में किसी भी कीमत पर लखन को जितवाना चाहते हैं, लेकिन हरिजनों के हितैषी, हरिजनों के अधिकारों के लिए भिड़ जाने वाला बिसेसर की जब हत्या हो जाती है तो दा साहब के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि बिसु के हत्यारे का पता नहीं लगा तो हरिजनों के वोट पूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू को मिल जाएंगे। वही सुकुल बाबू इस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। सुकुल बाबू इस मौके का लाभ उठाकर वर्तमान मुख्यमंत्री दा साहब को सत्ता से उतारना चाहते हैं। बिसु की मौत दोनों दलों के लिए सुनहरा मौका था। कितने असंवेदनशील थे वो लोग। सुकुल बाबू रैलियां, भाषण करते हैं, वाह वाह कहने के लिए भी किराए के दर्शक लाते हैं। दत्ता साहब बिसु के पिता को अपनी कार में बिठाकर ऐसी संवेदना व्यक्त करते हैं कि सारा गांव उन्हें ईश्वर का अवतार समझने लगता है। यही नहीं, मशाल जैसे क्रांतिकारी तेवर के समाचार पत्र को भी दा साहब पैसों से खरीद लेते हैं और अपने पक्ष में कर लेते हैं। हरिजनों की संतुष्टि के लिए दिखावे के तौर पर जांच करने हेतु सक्सेना को भेजा जाता है, जो कि एक पुलिस अधिकारी है, लेकिन निर्णय तो पूर्व निर्धारित है। दा साहब उन्हें बता चुके हैं कि इसे या तो आत्महत्या घोषित किया जाए या फिर जोरावर के अलावा किसी पर इसका इल्जाम डाला जाए। दरअसल सक्सेना के अपने मन में भी बहुत अंतर्द्वंद है। उन स्वतंत्रता आंदोलन के समय वो अपने मित्र दिनेश के साथ एक भवन पर भारत का झंडा फहराने निकले थे, लेकिन जब पुलिस की गोलियां चली तो वे हड़बड़ाहट में दिनेश को वहीं अकेला छोड़ आए, जो कि उनका मित्र था, और दिनेश को गोली लग गई और सक्सेना जीवित बच गए। तो उनके मन में आज तक ये मलाल है कि मैं दिनेश को नहीं बचा पाया। लेकिन वो पुलिस सेवा में है, उन्हें अपना परिवार चलाना है, नौकरी बचानी है, इसलिए वो समय समय पर कई ऐसे समझौते करते हैं जो कि एक ईमानदार व्यक्ति को शोभा नहीं देते, लेकिन फिर भी उनका मन कहीं ना कहीं ईमानदार बनने के लिए बहुत उत्सुक है। तो सक्सेना जब गांव में आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इस बार मैं ईमानदारी का साथ छोड़कर बेईमानी का साथ अपनाऊंगा और मुझे इससे प्रमोशन मिलेगा। लेकिन जब बिसु का दोस्त बिंदा, बिसु के पिता हीरा उनके सामने बिसु का वर्णन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि बिसु जैसा व्यक्ति जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी, वो किसी शक्तिशाली पद पर नहीं था, फिर भी वो समाज के प्रति अपने सारे दायित्वों को निभाता था, एक जीवित नागरिक था, तो उनके मन पर काफ़ी गहरा असर होता है। वो ये सोचते हैं कि जब बिसु जैसा व्यक्ति जिसके पास कहने को कुछ भी नहीं था, वो जब अपने जिम्मेदारियों को निभा सकता है, तो मैं इस शक्तिशाली पद पर बैठकर भी कैसे अपने सिद्धांतों के साथ अन्याय करूं। वो निश्चय कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस बार मैं दिनेश को अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो बहुत ईमानदारी से केस की जांच करते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि हत्या किसने की। लेकिन इसी मोड़ पर दा साहब आते हैं और दा साहब को सब कुछ ज्ञात है। उन्हें पता लग चुका है कि सक्सेना उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो सक्सेना को सस्पेंड करके उनकी जगह डीआईजी सिन्हा को भेजते हैं। डीआईजी सिन्हा को सिर्फ अपने प्रमोशन से मतलब है। वो अपने प्रमोशन के लिए वही निष्कर्ष निकालते हैं जो चुनाव में दा साहब की जीत पक्की कर दे और डीआईजी सिन्हा को प्रमोशन दिला दे। पुलिस, पत्रकारिता, राजनीति सबको अपने पक्ष में करके दा साहब आखिरकार बिंदा को कसूरवार साबित। वो अपने प्रमोशन के लिए वही निष्कर्ष निकालते हैं जो चुनाव में दा साहब की जीत पक्की कर दे और डीआईजी सिन्हा को प्रमोशन दिला दे। पुलिस, पत्रकारिता, राजनीति सबको अपने पक्ष में करके दा साहब आखिरकार बिंदा को कसूरवार साबित करते हैं। वो बिंदा जो बिसु की हत्या के प्रमाण जुटाने के लिए दर दर भटक रहा था, किसी भी हद तक जाने को तैयार था,
ये गंदी राजनीति उस बिंदा को ही बिसु का हत्यारा घोषित कर देती है और उसे जेल हो जाती है। बिंदा की पत्नी रुक्मा बिसु का बहुत आदर करती थी। जो बिंदा अपने प्राण प्रिय मित्र के हत्यारे को दंड दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, दा साहब उसे ही हत्यारा साबित कर देते हैं। जेल में बंद बिंदा को अमानवीय यातनाएं दी जाती है, लेकिन जो अग्नि बिसु में थी वो समाप्त नहीं हुई थी, वो बिंदा में चली गई थी। अब बिंदा विद्रोही हो चुका था और जब बिंदा जेल में चला गया तब ये अग्नि सक्सेना में प्रवेश कर जाती है। अंतिम दृश्य में सक्सेना रुक्मा के साथ बिंदा को बचाने के लिए ऊपरी अदालत में सबूत पेश करने जा रहे हैं। इस बिंदु पर उपन्यास समाप्त होता है और हमें ज्ञात होता है कि ये किसकी मृत्यु का महाभोज था। ये महाभोज था सच्चाई की मौत का, लोकतंत्र की मौत का। और इस महाभोज को खाने वाले गिद्ध थे दा साहब, जो ताकतवर मुख्यमंत्री के रूप में छा गए, ऐसा मुख्यमंत्री जिसने हत्यारा ढूंढ निकाला। डीआईजी सिन्हा, जिन्हें बिंदा को दोषी ठहराने के बदले प्रमोशन मिल गया। मशाल के संपादक, जिन्हें सरकारी विज्ञापन और मुफ्त का कागज मिल गया। और सच्चाई की मौत पर रोने के लिए रह गए बिंदा, रुक्मा और सक्सेना। तो ये था महाभोज का सारांश। इसकी संवेदना की यदि बात की जाए तो मन्नू भंडारी ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए छोटे से उपन्यास में बहुत सारी समस्याओं को छुआ है, जैसे कि राजनीति के क्षेत्र में अवसरवादिता, भाई भतीजावाद, संवेदनहीनता, क्रूरता, भ्रष्टाचार, ये सभी, और समाज में व्याप्त जाति प्रथा, गांव और शहर के बीच का द्वंद्व, बुद्धिजीवी वर्ग की निष्क्रियता को भी प्रमुखता से उठाया गया है, जैसे कि किसी की मौत की खबर को भी शहरी वर्ग चाय की चुस्की के साथ आराम से पढ़ रहा है। मशाल पत्र के दत्ता बाबू किस प्रकार अपनी ईमानदारी को बेचकर मुफ्त का कागज लेने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। और गांव में रिसर्च करने आया एक महेश नाम का युवक, जो कि समाज की समस्याओं पर रिसर्च तो करना चाहता है लेकिन उनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। महाभोज के शिल्प की यदि बात की जाए तो इसका कथानक बहुत स्पष्ट है, सरलता से समझ आ जाता है। भाषा की यदि बात की जाए तो शिक्षित वर्ग ने तत्सम भाषा और कहीं कहीं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया है और अशिक्षित वर्ग ने देशज और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। व्यंग और हास्य का पर्याप्त समावेश हुआ है। मौन और संकेतों की भाषा का भी प्रयोग किया गया है। मुहावरे और लोकोक्ति का भी काफ़ी प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया गया है। सूत्र भाषा यानी कि छोटे छोटे वाक्यों में जीवन के सिद्धांत उतार देना, उसका भी प्रयोग किया गया है। इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि आवेश राजनीति का दुश्मन है, कुर्सी और इंसानियत में बैर है। चरित्र योजना पर नज़र डाली जाए तो इसके चरित्र जीवंत है और उचित संख्या में चरित्र है और उन्हें महत्व के अनुसार ही स्थान दिया गया है। और मन्नू भंडारी कई सारे टीवी धारावाहिकों की लेखिका रही है। इस कारण महाभोज में भी नाटकीयता का तत्व दिखाई देता है, जैसे कि सस्पेंस है और सीन है कि शहर के कोने में दा साहब बैठे हैं, शहर का दूसरा महत्वपूर्ण कोना जहाँ सुकुल बाबू है, इस प्रकार के सीन है और पात्रों की मुद्राओं का अंकन भी किया गया है। इस प्रकार से इसमें नाटकीयता का पर्याप्त तत्व है। तो ये था इस महाभोज का शिल्प। इस उपन्यास को पढ़ने के पश्चात पाठक ये महसूस करता है कि बिसेसर जैसे जीवित नागरिक, हाँ वो जीवित है, जीवित इन अर्थों में कि वो समाज के लिए लड़ा था, वो हमारी तरह, और हम में मैं भी शामिल हूँ, वो हमारी तरह अपने घरों में नहीं बैठा था, वो सबके लिए लड़ता हुआ मारा गया, इसलिए वो आज भी लोगों की यादों में जीवित है। बिसेसर जैसे नागरिक जो निर्धनों के अधिकार के लिए अपना जीवन लगा देते हैं, ऐसे नागरिक अपराध के दानव के सम्मुख अंत तक लड़ते हैं और मारे जाते हैं।
हम बीसू बनकर प्रत्यक्ष रूप से मैदान में उतरे तो बहुत प्रशंसनीय बात है, किंतु यदि हम बीसू भी ना बन पाए तो कम से कम बिंदा तो बने, जो बीसू जैसे नागरिकों का अत्यधिक सम्मान करता है और उन्हें सहयोग करता है। तो ये था आज का किस्सा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद। जय हिंद।